हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस है जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट है एडवांस सब्जेक्ट अलजेब्रा, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट 4 में लेक्चर्स नंबर 4 है। और इसी प्रकार हमारे पास जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये हमारे पास पेपर फर्स्ट है, पेपर का नाम अलजेब्रा सेकंड, और इनके लिए यूनिट सेकंड का लेक्चर्स नंबर 4 है। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर के लिए यूनिट सेकंड और जिसका साल में एक बार एग्जाम होता है उनके लिए ये हमारे पास यूनिट 4 है, और इसके अंदर हमारे पास आज लेक्चर्स नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। अगर आपने तीनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले कंटिन्यू लेक्चर्स 1, 2, 3 देखिए ताकि आपको ये लेक्चर्स देखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहे। ठीक है, अब हम एक थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग में बताना चाहूँ तो लेक्चर्स 1 में हमने पढ़ा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एंड मैट्रिक्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एंड मैट्रिक्स। फिर लेक्चर्स 2 और 3 में इसके हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। इसके अंदर भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स निकाले, इसके अंदर भी कुछ एग्जाम्पल्स निकाले ताकि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और मैट्रिक्स का टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आए। अब हम थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं जो कंटिन्यू इस लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स में और इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में रखने वाले हैं, यानी लेक्चर्स 4, 5, 6 कंप्लीटली तीनों इंपॉर्टेंट थ्योरम को समर्पित होगा। तो सबसे पहले हमने एक थ्योरम सेलेक्ट किया है, थ्योरम नंबर 1 है। अगर आप ये बुक में मैच करेंगे तो ये हमारे पास आपको पता है JPH की बुक है, उसमें पेज 391 के ऊपर है थ्योरम 12.2। इसके बाद हम थ्योरम नंबर 2 करेंगे, वो होगी सेम इसी पेज पे 12.3, यानी दोनों ही थ्योरम 12.2 और 12.3 आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए 12.2, और ये हमारे पास थ्योरम का रहा स्टेटमेंट, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो पहली नज़र में आप इसके स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए और अंदाज़ा लगाइए कि ये थ्योरम्स आखिर हमें क्या कहना चाह रही है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर देखें थ्योरम क्या कहती है, लेट कैपिटल V.W कैपिटल U बी वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ। हमेशा फील्ड को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ से। देखो जानबूझ के उल्टा दिया है, ये UV.W भी दे सकता था ताकि पढ़ने में आसानी रहे, बट जानबूझ के इन्होंने लिख दिया लेट V.W एंड U। कोई बात नहीं, हम भी उल्टा पढ़ लेंगे, बी वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, लेट Vj j is equal to 1 to n, Wi is equal to 1 to m, and Ur r is equal to 1 to small k be basis for V, W and U respectively। जिस क्रम में हमें दे रखा था V, W, U, उसी क्रम में ये इसकी, ये V की, ये कैपिटल W और ये कैपिटल U की बेसिस है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः है। ठीक है, और आगे दे रखा है हमें इफ T बिलोंग V से W, स्मॉल s बिलोंग W टू कैपिटल U आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैपिटल A एंड B आर द मैट्रिक्स। यस, कैपिटल A एंड B आर द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद स्मॉल t एंड s रिस्पेक्टिवली। इसको भी देखेंगे, एसोसिएटेड विद स्मॉल t एंड रिस्पेक्टिवली s रिस्पेक्टिवली। देन द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद SOT इज BA। देन का मतलब हमें प्रूफ करना है द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद SOT इज BA। तो अगर आपने इसे पहली नज़र में देखा है तो कुछ लगा है कि हाँ ये थ्योरम से अपना पढ़ा हुआ है, या थ्योरम से पहचान जाएंगे कि चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 4 के अंदर है, या ये चलो यूनिट वाले हिस्से में आएगी, बट आगे चल के फर्स्ट ग्रेड CSIR नेट गेट जैसे एग्जाम की दृष्टि से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार फिर से एक नज़र में देखिए, पहले तो V.W उल्टा लिख के दे दिया, बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, कोई बात नहीं, लेट Vj। अब देखो आप एक बार लिखना मत, एक तो हमें ये दे रखा है Vj और ऐसे लगा के दे रखा है J इज इक्वल टू 1 to n, एक हमें दे रखा है Wi, I इज इक्वल टू 1 to m, और तीसरा दे रखा है हमें स्मॉल ur, r इज इक्वल टू 1 to k,
r इज इक्वल टू 1 to k। पहले तो हमें इन सिंबल का ध्यान रखना है कि j है तो 1 to n आएगा, i है तो 1 to m आएगा, r है तो 1 to k है, r है तो स्मॉल u के साथ लगेगा, i है तो स्मॉल w के साथ लगेगा, j है तो v के साथ लगेगा। एक तो हमारे पास ये है। दूसरा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है एग्जाम में ऐसे दे, क्योंकि आगे क्या है, ये बेसिस है। एग्जाम में इसे ऐसे भी दे सकता है कि ये बेसिस j की जगह रखते चलो 1 v1 v2 v3 डैश 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 vn। तो जरूरी नहीं है कि आप ये ऐसे ही लिख के दे, आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है कि ये बेसिस ऐसे है, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। हो सकता है इसको ऐसे दे दे बेसिस b, ये i इज इक्वल टू 1 to m है तो i रखेंगे w की जगह, तो हो सकता है w1 w2 w3 डैश 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 स्मॉल wm ऐसे भी दे सकता है। या r इज इक्वल टू 1 to k, तो इसको बोल सकता है बेसिस b r इज इक्वल टू 1, ur का मतलब u1 u2 डैश 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 uk डैश 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 uk, ठीक है। अब देखिए b तो नहीं लिखेगा क्योंकि ये b अलग है, ये b अलग है, तो हो सकता है इसे b1 और इसे b2 लिख के दे दे। यह हो सकता है इस बेसिस को b डैश और इस बेसिस को b डबल डैश लिख के दे दे। ध्यान देना, एग्जाम में जरूरी नहीं है ये दे, इसकी जगह है आपको ऐसे दे सकता है। एक ही बात है ना, j इज इक्वल टू 1 to n या v1 v2 से vn, बेसिस b से दे सकता है, इसको बेसिस b डैश से दे सकता है और इसको बेसिस b डबल डैश से दे सकता है। तो हो सकता है आपको एग्जाम में इन तीनों की जगह और थोड़ा सा बड़ा बना के ऐसे लिख दे, तो ये थ्योरम थोड़ी देखने में और लिखने में और बड़ी हो जाएगी, तो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ होगा तो, ठीक है। तो पहले आप ऐसी जगह ये लगाइए कि आप नोट लगा के या साइड में लिख लीजिए कि हो सकता है इसकी जगह आपको बेसिस ऐसे दे दे, या इसकी जगह है आपको बेसिस ऐसे दे दे, या फिर इसकी जगह है आपको बेसिस ऐसे दे दे, ठीक है। बिल्कुल हमारे पास नॉर्मल है, ऐसा इसमें कोई भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है या लेक्चर्स 1 कंप्लीट पढ़ा हुआ है तो हम इसे बड़े ही आसानी के साथ ही कर पाएंगे। तो पहली वाली ध्यान रखने वाली ये बात है कि हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने लेक्चर 1 में बेसिस b लिखा था, जिसमें हमने ऐसे लिखा था b1 b2 b3 से bn। हमने बेसिस b डैश लिखा था, b डैश को हमने ऐसे लिखा था b1 डैश b2 डैश b3 डैश और bm डैश और bm डैश। वहाँ हम आपको लिखाना बता गए, या वहाँ मतलब ऐसे लिखा था, अगर मैं वहाँ ऐसे भी लिख देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। j इज इक्वल टू 1 to n, j इज इक्वल टू 1 to n। इसे शॉर्टकट कैसे लिख सकते हैं, bi डैश i इज इक्वल टू 1 to m, i इज इक्वल टू 1 to m। तो ध्यान रखिएगा ये भी बेसिस है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख लो। j लगाया है तो j इज इक्वल टू 1 to n, i लगाया है तो i इज इक्वल टू 1 to m, डैश डैश लगा रखा तो डैश लगा दिया, ठीक है। पहले तो आप ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर इस थ्योरम को थोड़ा बहुत भी घुमा के दे दिया तो आपके ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो चाहे कैसे भी दे दे। देखो दूसरा कैसे घुमा सकता है, इसके अंदर VWU की बजाय आपको सीधा दे दे UVW, तो इसकी सीरीज भी बदली जा सकती है, पर इन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज किया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें कि VWU जिस क्रम में दिया हुआ है हम उसी क्रम में इसे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका करते हैं प्रूफ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जैसे जैसे हमें दिया हुआ है हम वैसे वैसे ही चलेंगे, ठीक है। तो मेरे को ये बताइए, लेट का मतलब किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा। तो हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, ऐसा हमें दिया हुआ है। कैपिटल V कैपिटल W कैपिटल U लिखिएगा भाई, कैपिटल V कैपिटल W कैपिटल U, B वेक्टर स्पेस, ये हमारे पास क्या है भाई, वेक्टर स्पेस है, ओवर ए फील्ड एफ। ध्यान दीजिए, हमने लेट का मतलब किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा। कैपिटल VWU B वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ,
ओके, आगे फिर से हमारे पास क्या आ गया, लेट आ गया। इसका मतलब ये भी किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा। ऑल्सो तो ऐसे लिख सकते हो, ये भी गिवन का काम करेगा। वीजे, चाहे तो इसे ऐसे लिख लो ऑल्सो, या इसे आप ओपन करके लिख सकते हो ऑल्सो V1 V2 डैश 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 Vn, या फिर आप ऐसे लिख लो और Vj इज इक्वल टू 1 to n। दोनों एक साथ लिख लो ताकि और अच्छा इंप्रेशन पड़े एग्जामिनर के। बी बेसिस ऑफ कैपिटल वी, ठीक है, एक एक अलग अलग करके लिख देंगे। ये वाला जो Vj है ये बेसिस है किसका, V का। देखिए एक नंबर का ये Vj है, ये बेसिस किसका है, V का। फिर हमारे पास एंड Wi चल रहा है ना, तो W1 W2 डैश 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 स्मॉल Wm, या तो ऐसे लिखिए और या लगाइए Wi इज इक्वल टू 1 to m। बी बेसिस फॉर कैपिटल W, ऊपर वाले में भी 4 लिख लो। ये कैपिटल V के लिए है, ये कैपिटल W के लिए है। एंड बची हुई तीसरी क्या है, एंड UR का मतलब स्मॉल U1 स्मॉल U2 और स्मॉल UK, क्योंकि कहाँ तक चल रही है, R इज इक्वल टू 1 to k, या इसे ऐसे लिख लेंगे और R इज इक्वल टू 1 to k। बी बेसिस फॉर कैपिटल U, ठीक है। अब रिस्पेक्टिवली लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तीनों को अलग अलग लिख चुके हैं। अब हमें रिस्पेक्टिवली लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तीनों को अलग अलग लिख ही चुके हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ तक अगर मैं इसे डिलीट करूँ तो हम यहाँ तक कंप्लीट इसे लिख चुके हैं कि ये भी हमारे पास गिवन है VWU तक, और ये हमारे पास ही बेसिस है, ये हमारे पास ही बेसिस है। तो ये भी हमारे पास किसका हिस्सा था भाई, दिया हुआ का काम करेगा। अब आप बताइए फिर से इफ का मतलब ये भी गिवन का है। देखते जाइए, गिवन ही गिवन है तो हम लिखते जाएंगे, अपना क्या जा रहे हैं। जितना गिवन होगा उतनी ही थ्योरम भरेगी, उतने ही हमारे पास अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे से हम लाइनें लिख पाएंगे। इफ का मतलब फिर से आ जाइए, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, लिखते जाइए साथ साथ, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, हमें यह भी दिया हुआ है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट टी बिलोंग कैपिटल V से W, स्मॉल t बिलोंग कैपिटल V से W, कैपिटल W हो भैया, कैपिटल W, स्मॉल s बिलोंग कैपिटल W टू U, कैपिटल W टू U, कैपिटल U है। R लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा नाम ही लिखोगे एक बार तो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट में LT लिख देना आगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, LT लिखेंगे। एंड ठीक है भाई, ये लिख लिया कि ऑल्सो इट इज गिवन दैट T बिलोंग V से W एंड स्मॉल s बिलोंग W से टू U, कैपिटल U आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। एंड कैपिटल A एंड B, एंड कैपिटल A एंड B आर द मैट्रिसेस, या मैट्रिक्स आर द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद, ये हमारे पास मैट्रिक्स हैं एसोसिएटेड विद स्मॉल t एंड s रिस्पेक्टिवली, स्मॉल t एंड s रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ भाई, रिस्पेक्टिवली IE, इसको लिखेंगे भाई A और B। क्या मतलब हो गया इस मैट्रिक्स का, जो T के लिए और S के लिए रिस्पेक्टिवली है। बट उससे पहले देखिए ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। एंड कैपिटल A एंड B आर द मैट्रिसेस एसोसिएटेड विद T एंड S रिस्पेक्टिवली,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं जितनी बड़ी थ्योरम है ये हमारे पास उतनी ही इजी है लिखने के अंदर, जैसा जैसा दिया हुआ है हम वैसे वैसे लिख चुके। कैपिटल V.W.U जानबूझ के उल्टा दे रखा है तो अपने उल्टा लिख लो। भी वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ है, ये Vj j = 1 to n, या ऐसे लिखिए ये बेसिस है कैपिटल V के लिए। Wi i = 1 to m, या ऐसे लिखिए बेसिस है कैपिटल W के लिए। UK यानी UR R = 1 to k बेसिस है U के लिए। इसके अलावा बोल रखा है कि भाई T बिलोंग V से W और S बिलोंग W से U, ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड कैपिटल A एंड B आर द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद T एंड S रिस्पेक्टिवली, i.e. इसका मतलब क्या हो गया ये हम लिखेंगे। तो जगह मैं बना लेता हूं ऊपर। ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है हमने इतना काम में ले लिया है, हमने इस थ्योरम का स्टेटमेंट इतना काम में ले लिया है। मेरे हिसाब से आपको यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां तक आपने लिख लिया होगा, बिल्कुल जैसा जैसा थ्योरम में दिया है वैसा वैसा। आगे लिखा है देन, मतलब ऐसा हमें प्रूव करना है, बट उससे पहले हम इसे लिखेंगे कि A एंड B आर दी मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद स्मॉल t एंड S रिस्पेक्टिवली i.e. तो हम लिखेंगे i.e. लेट कैपिटल A इज इक्वल टू Aij, कैपिटल A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस n लिखना। एक बार मैं समझाऊंगा इसको। एसोसिएटेड विद T, एसोसिएटेड विद स्मॉल t एंड कैपिटल B इज इक्वल टू B, और यहाँ क्या लिखेंगे आप एक बार लिख लो बी आर आई और K क्रॉस M, और K क्रॉस M लिखिए, मैं इसको समझा दूंगा। K क्रॉस M एसोसिएटेड विद स्मॉल s, ठीक है। देन आगे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब मैंने कैपिटल A ऐसे क्यों लिखा और कैपिटल B ऐसे क्यों लिखा, ये समझाने के लिए हम वापस चलेंगे एक बार लेक्चर्स नंबर 1 के अंदर। ठीक है भाई। तो मैं देखिए सबसे पहले आप ये लाइन याद रख ही लोगे कि कैपिटल V, कैपिटल W, कैपिटल U क्या है, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है, ताकि मैं इसे एक बार समझा दूं कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। ये भी याद रख लोगे कि ये हमारे पास Vj बेसिस V के लिए है, Wi बेसिस i = 1 to m है, ये हमारे पास R = 1 to k है, ये हमारे पास R = 1 to k है, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत क्या पूरा ही ध्यान में है, लेक्चर्स नंबर 1 समझाया था और उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। मैं एक बार ये लाइन हटा रहा हूँ, द मैट्रिक्स एसोसिएटेड SOT इज BA, ठीक है। मैं वापस लिख लूँगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है ताकि मैं थोड़ा सा जगह रख के और यहाँ अच्छे से आपको समझा सकूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको यहाँ अच्छे से समझा सकूँ। और ये हमारे पास Vj इज इक्वल टू 1 to n है बेसिस B के लिए, ये हमारे पास Wi इज इक्वल टू 1 to m है कैपिटल W के लिए, और ये हमारे पास R इज इक्वल टू 1 to k कैपिटल U के लिए है, ठीक है। ताकि हम ऊपर जो लिख रहे हैं उसे हम बड़े ही आसानी के साथ आपको समझा सकें, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, हमारे पास हमने पढ़ा था लेक्चर्स नंबर 1 के अंदर, वहाँ हमने ऐसे पढ़ा था कि TB, समझिए आप एक बार, TB तो वो क्या होता था A1 B1 डैश प्लस A2 B2 डैश प्लस डैश 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 AM BM डैश। सपोज कीजिए यहाँ मैं 1 लगाऊंगा तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ पढ़ा हुआ तो यहाँ 2 2 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी हमारे पास
2 आ जाएगा। अगर मैं J लगाता हूँ TBJ तो यहाँ क्या आ जाएगा A1J B1 डैश, ये कितना आ जाएगा A2J B2 डैश 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 AMJ BM डैश 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 AMJ BM डैश। ठीक है, अगर मैं इसे एक साथ लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा TBJ इज इक्वल टू, देखिए J फिक्स है, 2 नंबर पे J फिक्स है, 2 नंबर पे J फिक्स है, क्या चल रहा है 1 1 2 2 और MM, तो क्यों नहीं मैं ऐसे लिख सकता हूँ समेसन I इज इक्वल टू 1 to M AIJ और BI डैश, यस AIJ और BI डैश, AIJ और BI डैश, ऐसा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, ऐसा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो एक तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि TBJ है, ये हमारे पास ऐसे है समेसन I इज इक्वल टू 1 to M AIJ और BI डैश, ये हमारे पास ऐसे है, केवल इसे एक बार समझिएगा। किसके लिए आता था ट्रांसफॉर्मेशन टी के लिए, है ना भाई, किसके लिए आता है ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन से टी के लिए। अगर आपके ध्यान हो तो वहाँ टी बिलोंग कैपिटल वी से वी डैश चला करता था, अगर आपके ध्यान हो तो टी बिलोंग वी से वी डैश चला करता था। इसके अंदर हमारे पास बेसिस बी होती थी और इसके अंदर हमारे पास बेसिस बी डैश हुआ करता था। अगर आपको पता है बी के अंदर हमारे पास ऐसे होता था B1 B2 से लेके BN, या मैं शॉर्ट में लिखूं तो ये हमारे पास बचेगा BJ, J इज इक्वल टू 1 to N। इसी प्रकार ये B डैश हमारे पास क्या होता था, वहाँ B1 डैश B2 डैश से BM डैश, या मान लो मैं आज के तरीके से शॉर्ट लिखना चाहूँ तो BI डैश I इज इक्वल टू 1 to M, I इज इक्वल टू 1 to M। तो यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई, अगर कैपिटल मैट्रिक्स की बात करूँ तो मान के चलो कि ये कैपिटल A है और ये आ गया हमारे पास A I और J, यस कैपिटल A स्मॉल, ये अगर मैं इसे मैट्रिक्स को AIJ को कैपिटल A से प्रदर्शित करूं, समझ रहे हैं इस बात को, तो ये क्या आ गया AIJ। अब आप वापस उल्टा ध्यान से देखिए इसे, अब आप इसे एक बार वापस उल्टे तरीके से देखिए कि V के लिए क्या है बेसिस B है और B के लिए J है, यस B के लिए J है, कहने का मतलब इसके लिए तो J है 1 to N और इसके लिए I है 1 to M और इसके लिए हमारे पास J है 1 2 से लेके N। अब मैंने क्या किया लास्ट ईयर लेक्चर्स में आपको बताया था, या उससे पहले लेक्चर्स नंबर 2 में भी आपको बताया था, क्या बताया था भाई कि अगर वहां ऐसे चलता था, दो एग्जांपल बताए थे कि R2 से R3, तो मैंने ये बोला आगे से आप पीछे की ओर आइए, ये कितने ऑर्डर का है 3 और ये कितने का है 2, तो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बचेगी भाई 3 क्रॉस 2। तो इसी प्रकार देखिए आगे से हम पीछे की ओर आएंगे, आगे से हम पीछे की ओर आएंगे, तो यहाँ कितना है V डैश का मतलब M है और यहाँ कितना है N है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा M क्रॉस N, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा भाई M क्रॉस N, मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर कितना आएगा M क्रॉस N। अब सबसे पहले M लिखा है, M का मतलब ये रहा I इज इक्वल टू 1 to, आगे भी ऐसे चलेंगे I और J, तो पहले I ले लिया फिर इसका हमने J ले लिया, तो पहले हमने इसका I ले लिया फिर हमने इसका J ले लिया और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया M क्रॉस N, इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर कितना हो गया M क्रॉस N। हम इस प्रकार से इसे लेके आया करते थे जब ये हमारे पास आंसर था। तो समझने की दृष्टि से इतना ही है, समझने की दृष्टि से इतना ही है कि आगे से पीछे की ओर आइए ताकि हम अपना ऑर्डर डिफाइन कर सकें कि दी गई मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अब यहां आ जाइए, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ठीक है भाई, ये लाइन जो ऊपर वाली लाइन लिखी है मैं यहाँ IE लगा के लिखा है, पता है ना, तो हम देखिए क्या दे रखा है ऑल्सो इट इज गिवन दैट T बिलोंग V से W। पहले तो इसे देखिए T बिलोंग कैपिटल V से W,
तो कहां से कहां तक चलेंगे भाई? V में क्या है आप समझिए, V में क्या है, ये रहा कैपिटल V। कैपिटल V में J इज इक्वल टू 1 to n है, मतलब इसके अंदर J है और 1 to n है। फिर 2 नंबर पे आगे क्या जा रहा है? कैपिटल W। आगे क्या जा रहा है भाई? कैपिटल W। W में क्या है? I इज इक्वल टू 1 to m है, I इज इक्वल टू 1 to m है। चलना कैसे है? उल्टा चलना है। तो बताइए ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n। ठीक है भाई, क्या चलना है? उल्टा चलना है। ऑर्डर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, m क्रॉस n, m क्रॉस n, m क्रॉस n, ये कितना आ जाएगा? i क्रॉस j। तो हमने मान लिया, सॉरी i और j, ये हमने मान लिया i और j। इसे आप मैट्रिक्स A नाम दे दो, इसे आप मैट्रिक्स A नाम दे दो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कैपिटल A इज इक्वल टू aij m क्रॉस n। अब आप बताइए, अगर ये हमारे पास aij है तो यहां इसकी बेसिस क्या है भाई? bi डैश। किसकी बेसिस? किसकी बेसिस? जस्ट इसे आगे वाले के लिए। देखिए यहां क्या लगाया है? bj, इसकी बेसिस। देखिए यहां हमने क्या लगाया है? bj, इसकी बेसिस। समझिएगा, पहले तो इसे समझो, मैं ऊपर से एक बार हटा रहा हूं, ठीक है, वापस लिख लेंगे हम इसे, कोई बात नहीं, हम इसे सेम ही लिखेंगे, बस दोनों लाइनें हम एक ही साथ करवा देंगे इसके अंदर, दोनों लाइनें हम इसके अंदर एक ही साथ करवा देंगे। समझिए हमारे पास है ऑल्सो इट इज गिवन दैट टी बिलोंग वी से डब्ल्यू, एस बिलोंग डब्ल्यू से यू, आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ए एंड बी आर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद टी एंड एस। मतलब ए तो इसके है टी के लिए और बी किसके लिए है? एस के लिए, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है? रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है? रिस्पेक्टिवली। तो ए मैट्रिक्स इसके लिए और बी मैट्रिक्स इसके लिए। तो सबसे पहले ये समझिए, टी बिलोंग वी से डब्ल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? हमारे पास से टी बिलोंग कैपिटल वी से डब्ल्यू दे रखा है। इसका मतलब डब्ल्यू के लिए क्या है? i इज इक्वल टू 1 to m। तो i तो नीचे लिख लो और m एक बार इसका ऐसे लिख लो, चलो i इज इक्वल टू 1 to m। और v के लिए क्या दे रखा है? ये रहा v, j इज इक्वल टू 1 to n। इसके लिए दे दिया j इज इक्वल टू 1 to n, j इज इक्वल टू 1 to n। चलना हमें ऐसे है उल्टा, आगे से पीछे की ओर। तो पहले i आ जाएगा फिर j आ जाएगा, पहले i आ जाएगा फिर j आ जाएगा। ऑर्डर कितना आएगा? उल्टा चलना है, m क्रॉस n, m क्रॉस n। तो ये आ गई हमारे पास m क्रॉस n। अब देखिए आंसर्स क्या आना चाहिए इसके लिए। चलो ये तो आ गया हमारे पास ही, a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n, m क्रॉस n। अब देखिए आंसर्स कितना आना चाहिए हमारे पास? ये आना चाहिए। ये आंसर्स कब था? जब हमारे पास टी वी से वी डैश की ओर था, है ना भाई। ये हमारे पास फॉर्मूला था एग्जाम्पल लेक्चर नंबर 1 के अंदर। ऐसा फॉर्मूला कब था? जब हमारे पास टी बिलोंग वी से वी डैश था। इसमें हमारे पास बेसिस बीजे थी और इसमें बेसिस बीजे डैश थी। इसमें बेसिस बीजे थी, इसमें बेसिस बी आई डैश थी, बी आई डैश थी। तो हमने देखिए ये बीजे इधर लगाया, बी आई डैश इधर लगाया। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हम इसके लिए क्या लिखेंगे? वी से डब्ल्यू के लिए हम इसके लिए क्या लिखेंगे? वी है, वी के लिए बेसिस कितनी है? स्मॉल वी जे। वी के लिए बेसिस कितनी है? स्मॉल वी जे। डब्ल्यू के लिए बेसिस क्या है? ये देखिए कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू के लिए स्मॉल डब्ल्यू आई, इसके लिए क्या है? स्मॉल डब्ल्यू आई। तो यहां क्या आ जाएगा? देखिए टी ऑफ बीजे, बीजे की जगह क्या आ जाएगा? वीजे। ठीक है, इज इक्वल टू ए आई जे बी आई डैश, बी आई डैश की जगह क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आई। और ये जो आगे आई आया है ये आई इज इक्वल टू 1 to m। तो यहां i कहां से कहां तक चलेगा? देखिए i इज इक्वल टू 1 to m, i इज इक्वल टू 1 to m, i इज इक्वल टू 1 to m। मतलब दिए गए क्वेश्चंस के लिए हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ऑल्सो कैपिटल A एंड B आर द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद T एंड S रिस्पेक्टिवली i.e. सबसे पहले हम मानेंगे लेट कैपिटल A इज इक्वल टू, कैसी मैट्रिक्स आ गई भाई? aij,
कैसी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास ए आई जे और कितना ऑर्डर आ गया m क्रॉस n, कितना ऑर्डर आ गया m क्रॉस n, एसोसिएटेड विद स्मॉल टी, देन सीधा ही लिख लो, देन टी ऑफ वीजे, आना तो ये चाहिए बीजे पर इसकी जगह क्या है वीजे, देन स्मॉल टी ऑफ वीजे, स्मॉल टी ऑफ वीजे इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m ए आई जे डब्ल्यू आई, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, अगर दिखाई दे रहा है तो लिख लियो, ठीक है। एंड चलो ये तो हो गया इसके लिए T बिलोंग V से W के लिए, ये तो हो गया हमारे पास T बिलोंग V से W के लिए। अब आ जाइए स्मॉल s बिलोंग W टू U, अब आ जाइए भाई स्मॉल s बिलोंग कैपिटल W टू U, देखिए ध्यान से s बिलोंग कैपिटल W टू U, पहले W को लिखिए, W हमारे पास कहाँ तक है भाई I इज इक्वल टू 1 to m, ये हमारे पास है I इज इक्वल टू 1 to m, ऐसे लिख लेता हूँ, चलो मैं एक बार I इज इक्वल टू 1 to m, U कहाँ से है भाई R इज इक्वल टू 1 to k, R इज इक्वल टू 1 to k, देखिए W हमारे पास क्या है I इज इक्वल टू 1 to m, तो सिंबल ले लो एक बार I और m, और U हमारे पास R इज इक्वल टू 1 to k यानी R और k। पता है कहाँ चलना है, उल्टा चलना है, ये लो उल्टा चलना है, तो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, ऑर्डर क्या आ जाएगा, माना दूसरी मैट्रिक्स B है, अपनी मर्जी से सिंबल नहीं लगाएंगे, पहले वाली के लिए A दे रखा था, दूसरी वाली के लिए B, माना B इज इक्वल टू B, ऑर्डर क्या होगा, तो ये आगे वाला पहले क्या है स्मॉल k और वह उल्टा चल के आएंगे m की ओर, ठीक है, उल्टा चल के आएंगे m की ओर। अब देखिए m सबसे पहले क्या लिखा है k लिखा है, k का मतलब r है, k का मतलब है ये देखिए पहले यहाँ लिख दीजिए r, उल्टा चल के आएंगे इसके लिए भी r to I, तो ये आ जाएगा r और I। तो मैट्रिक्स B का ऑर्डर कैसे हो गया, कैपिटल B इज इक्वल टू लेना है, पहले A दे रखा था तो हमने स्मॉल a मान लिया, कैपिटल B दे रखा तो हमने स्मॉल b, देखो ये दे रखा कैपिटल B है वो S के लिए है, कैपिटल B है वो S के लिए है, ठीक है। अब यहाँ से मैच कर लीजिए, अब हमारे पास यहाँ से मैच कर लीजिए, मैट्रिक्स तो ये आ गई है, तो मैं लिख लेता हूँ एंड कैपिटल B इज इक्वल टू B R और I, कैपिटल B इज इक्वल टू B R और I, स्मॉल k क्रॉस m एसोसिएटेड विद k क्रॉस m एसोसिएटेड विद, बताइए ये किसके लिए भाई, A था ये तो T के लिए था, और B है ये हमारे पास एसोसिएटेड विद स्मॉल s, क्योंकि आगे रिस्पेक्टिवली लगा रहा है स्मॉल s, देन ठीक है भाई, हमने B को लिख लिया है, हमने B को लिख लिया है। अब हमारे पास जैसे ये लिखा है वैसे क्या आएगा, S बिलोंग W टू U, समझिए S बिलोंग कैपिटल W टू U, S बिलोंग कैपिटल W टू U, तो आप देख सकते हो T की जगह क्या आ गया स्मॉल s, T की जगह हमारे पास क्या आ गया स्मॉल s, ठीक है। ये क्या था BJ, ये क्या था BJ, तो W के लिए क्या है, W के लिए क्या है WI, W के लिए क्या है स्मॉल WI, W के लिए क्या है स्मॉल WI, ठीक है, इज इक्वल टू BI डैश, BI डैश का मतलब आगे V डैश, V डैश का मतलब यहाँ अपने पास U था, है ना भाई, हमारे पास यहाँ U था, U का मतलब हमारे पास क्या है UR, देखिए ध्यान से U का मतलब क्या है UR, तो यहाँ BI डैश की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा UR, और ये मैट्रिक्स आ गई BRI, ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास BRI, और आपको पता है ये जो होता है वो ही इधर जाएगा, तो R यहाँ हम क्या लगाएंगे लास्ट वाला R डैश मत लगाना भाई, है ना,
केवल सिंपल है यू आर है। तो यहां आ जाएगा r इज इक्वल टू 1 2, अब मत कर देना, r कहां से कहां तक जा रहा है, इस r इज इक्वल टू 1 2 स्मॉल के, r इज इक्वल टू 1 2 स्मॉल के। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, s t की जगह s आ गया, w के लिए w i आ गया, u के लिए u r आ गया, b मैट्रिक्स है b r i आ गया। तो लिखेंगे देन स्मॉल एस w ऑफ i इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 2 के, समेशन r इज इक्वल टू 1 2 के, समेशन r इज इक्वल टू 1 2 के b r i और u r, b r i और u r, इसे हम मानेंगे इक्वेशंस नंबर 2, इसे हम मानेंगे इक्वेशंस नंबर 2। ये यहां से निकल के आया है कि a एंड b आर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद t एंड s रिस्पेक्टिवली, और खुद t v से w है, s w से u है, ये हमारे पास LT है यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये हमने अपनी तरफ से इसका IE लगा के निकाल दियो, ठीक है। तो ऐसे अगर हम बिल्कुल डेप्थ में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं भी हमें ऐसी थ्योरम के अंदर प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसी थ्योरम हमारे पास बहुत ही सिंपल सी हैं, ऐसी थ्योरम हमारे पास बहुत ही सिंपल सी हैं, ठीक है भाई। अब हमें करना क्या है, तो मैं वो लाइन लिख रहा हूँ देन वाली, ठीक है। हमारे पास थ्योरम में ऐसे था, देन द मैट्रिक्स, पहले मैं लिख देता हूँ जो मैंने रफ किया था जगह की वजह से, देन द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद, then the matrix associated with SOT is BA, SOT is BA, SOT is BA, ठीक है। देन का मतलब अब हमें सिद्ध करना है। तो अब इस क्वेश्चन 2 के नीचे हम लिखेंगे नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब हमें सिद्ध करना है कि now here we have to show that the matrix associated with, the matrix, ऐसे कैसे लाइन लिख देना, associated, the matrix associated with SOT is BA, SOT is BA, ठीक है, SOT is BA। अब हमें ये लेके आना है कि ऑपरेशंस, ओ का मतलब है ऑपरेशन है भाई, ऐसे हमने खूब एग्जांपल किए हैं 12th क्लास के अंदर है कि SOT ऑपरेशन है वो हमारे पास BA आ जाए। किस प्रकार से आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे आपने खूब अच्छे से पढ़ा है, जैसे fx इज इक्वल टू 2x होता है और मान लो gx इज इक्वल टू x की क्यूब प्लस 1 है, तो हम बोलेंगे कि भाई बताओ f ऑफ g ऑफ x क्या होता है। तो आपको अच्छे से पता है, हम ऐसे लिखेंगे g ऑफ x, तो g ऑफ x क्या आ जाएगा हमारे पास x की क्यूब प्लस 1। अब x की जगह ये रिप्लेस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू x की क्यूब प्लस 1। ये वही वाला ऑपरेशन ओ है, ये हमारे पास दो फलों का प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट है एक प्रकार से, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, प्रोडक्ट बोलेंगे। लास्ट में लिखेंगे प्रोडक्ट है, ये गुणनफल है, क्योंकि आपको पता है ना प्लस माइनस गुणा और भाग, इसको क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्सट्रैक्शंस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। जोड़ बाकी गुणा भाग, ये तो 12th तक का लेवल था। अब आप MSc में आ रहे हो तो हम थोड़े से स्टैंडर्ड शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ एडिशंस बोलेंगे, यहाँ हमेशा माइनस होता है तो उसे डिफरेंस बोलेंगे, मल्टीप्लाई होता है इसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे, डिवीजन होता है इसे क्वोशेंट बोलेंगे। ऐसा मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तब ये जोड़ बाकी गुणा भाग को ऐसे भूल जाइए, इसके हम हायर लेवल शब्द इस्तेमाल करेंगे ताकि रिचनेस फील हो MSc के अंदर, एडिशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशेंट, ठीक है। और आपने क्वोशेंट ग्रुप पढ़ा भी होगा यूनिट फर्स्ट के अंदर, आपने स्टार्टिंग में G/H है, आइसोमॉर्फिक है, G से G' वाले, ये सब क्वोशेंट ग्रुप में हुआ करते थे, ठीक है। तो वही वाला क्वोशेंट है, डिवीजन की जगह हमने एक नया सा नाम ले लिया ताकि एकदम देखने से रॉयल फील हो, है ना भाई।
तो साथ साथ आपको लगना भी चाहिए आप MSc कर रहे हो, इसलिए इसको बढ़ा चढ़ा के VIP प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये FOG हमारे पास एक प्रकार से क्या है, प्रोडक्ट ही है, दो फलनों के बीच में। यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स चल रहा है तो हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स बोल देंगे, लास्ट में हम क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान रखना लास्ट में हम ऐसा लिख लेंगे। आप तो क्या मेरे को रखना होगा ये भी ध्यान कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको इस थ्योरम के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आई होगी। ये भी आप लेक्चर 1 के हिसाब से अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग R = 1 to K चलेगा, I = 1 to M चलेगा, J = 1 to N चलेगा। अब हम लिखेंगे नाउ, क्या लगाना है भाई, SOT। नाउ एस ऑपरेशन T, यहाँ क्या लें भाई, यहाँ क्या लें, तो आपको पता है यहाँ कुछ भी लो S ऑफ T ऑफ ऐसे आएगा, है ना। तो बताइए अब ये T के साथ क्या आना चाहिए, तो इक्वेशन 1 की ओर ध्यान से देखिए। T के साथ क्या आना चाहिए, VJ। तो क्यों नहीं मैं यहाँ VJ ले लूँ, क्यों नहीं मैं यहाँ VJ ले लूँ, समझ गए ना भाई, आना तो ऐसे ही है। तो क्यों नहीं हम T के साथ ही VJ ले लें। अब इसको तो छोड़ दो ऐसा कैसा, ऐसे ऑपरेशन T, ये 0 नहीं है भाई, छोटा ऑपरेशन है, O है, बिल्कुल छोटा लिखना है। VJ = S ऑफ T ऑफ VJ। T ऑफ VJ की वैल्यू रख लीजिए, समेशन I = 1 to M, समेशन I = 1 to M, AIJ और AIJ और WI। हमने T ऑफ VJ की वैल्यू रख ली और साइड में लिखेंगे। ऐसा हम कैसे लेके आ गए, यूजिंग इक्वेशन 1, ऐसा हम लेके आ गए इक्वेशन 1 के सहयोग से। अब ये तो आ जाएगा ऐसा कैसा, समेशंस बाहर ले लो, I = 1 to M, AIJ मैट्रिक्स है, इसे भी बाहर ले लो, S और W ऑफ I, S और W ऑफ I छोड़ दो, क्यों, क्योंकि हमें इसकी भी वैल्यू पता है इक्वेशन नंबर 2 से। देखिए तो फिर हम इक्वेशन 2 काम में लेंगे, तो ये तो आ जाएगा ऐसा का ऐसा, और ये आ जाएगा समेशन I = 1 to M, AIJ S ऑफ WI, S ऑफ WI की वैल्यू क्या है, समेशन R = 1 to K, R = 1 to K, BRI और UR, BRI और UR। अब इसे ऑर्डर चेंज करके लिख दीजिए, दैट इम्प्लाइज, मैं यही वापस लिखना चाहूँगा जगह के लिए। अब हम वापस लिखना चाहेंगे तो दैट इम्प्लाइज, लेफ्ट साइड में तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, लेफ्ट साइड में तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। राइट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में तो ये S ऑपरेशन T VJ = अब मैं क्या करता हूं, समेशन इसको बाहर ले लेते हैं, समेशन I = 1 to M, या चलो इसे बाहर ले लो, समेशन R = 1 to K, समेशन R = 1 to K, और ये आ जाएगा हमारे पास। फिर इसको बॉक्स में ले लो, समेशन I = 1 to M। देखो पहले इसको ले लिया, फिर हमने इसको ले लिया, पहले इसको लिया तो इसको लिखेंगे BRI, फिर इसे लिख लीजिए AIJ, ताकि देखो एक सिमिलरिटी हो जाएगी, और UR बाहर लिख लीजिए, UR आप बाहर लिख लीजिए। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ समेशन, साइड में हम क्या लिखेंगे, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ समेशन, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ समेशन, इंटीग्रेशन मत बोल देना भाई, ये समेशन का साइन है, ये हमारे पास समेशन का साइन है। ठीक है, अब देखिए, अब दो चीजें ध्यान से देखिएगा, इधर दो चीजें एक बार आप ध्यान से देखिए कि मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A का ऑर्डर कितना है भाई, M क्रॉस N, एक बार देखिए M क्रॉस N। मैट्रिक्स B का ऑर्डर कितना है, K क्रॉस M। क्या हमारे पास AB पॉसिबल होगा, तो AB के लिए पहले A को लिखिए, फिर B को लिखिए, ये हमारे पास बराबर होगा तो ही पॉसिबल होगा, इसका मतलब सीधा सीधा नहीं है। क्या हमारे पास जो सिद्ध करना है BA पॉसिबल होगा, तो BA देखिए, B कितना है, K क्रॉस M,
बी का ऑर्डर कितना है के क्रॉस एम, ए का कितना है एम क्रॉस एन, मतलब ये एक समान हो गए। तो बी ए का ऑर्डर कितना आ जाएगा के क्रॉस एन, बी ए का ऑर्डर हमारे पास कितना आ जाएगा के क्रॉस एन। अब बताइए के किसके लिए था हमारे पास आर इज इक्वल टू 1 to n, एन किसके लिए था जे इज इक्वल टू 1 to n। अरे आप देख सकते हैं यू आर था वो हमारे पास आर इज इक्वल टू 1 to k था, तो k के लिए r आ जाएगा, n के लिए j और w के लिए i, है ना। तो ये हमारे पास मतलब आर जे ऑर्डर आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आर जे ऑर्डर आ जाएगा। या यहां से ऐसे देख लो आई से आई कैंसिल, ऐसे समझिएगा इधर आके आई से आई कैंसिल, हालांकि ये कैंसिल्स नहीं होता है, इसको हम एक नया प्रोडक्ट नाम दे देंगे, इसको हम क्या करेंगे नया प्रोडक्ट नाम दे देंगे। दैट इंप्लाइज, ये रखिए ऐसा कैसा ऐसे ऑपरेशन टी इंटू वी जे इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 to k, और B और A को मैं नाम दे रहा हूं C, R और J लिखूंगा, R और J लिखूंगा। अगर ऑर्डर की बात आएगी तो K क्रॉस N आ गया क्या, अगर ऑर्डर की बात आएगी तो K क्रॉस N, इसको ऐसा कैसा लिख दिया इंटू यू आर, इंटू यू आर। अब देखिए हमने बिल्कुल शॉर्टकट लिखा है, तो इसको बताइए, तो इसी के बिल्कुल साइड में या बगल में ही लिख के बताएंगे वेयर सी आर जे क्या है, वेयर सी आर जे क्या है, तो हम बताएंगे कि सी आर जे है हमारे पास ये ऐसा कैसा, तो ये i इज इक्वल टू 1 to m समेशन i इज इक्वल टू 1 to m बी आर आई और ए आई जे है, और ए आई जे है, मतलब ये बी ए का मल्टीप्लाई हो गया, b इंटू ए करोगे तो ऐसे ही आएगा क्या, ध्यान से देखिए b इंटू ए करोगे तो पहले बी आर आई और फिर a, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी ए, ये आ जाएगा हमारे पास बी ए। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट दैट इंप्लाइज एस ओ टी वी जे इज द आरजेथ एंट्री, इज द आरजेथ एंट्री। अगर ये हमारे पास एंट्री होगी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ दी मैं बोल रहा था ना प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स बी ए, प्रोडक्ट मैट्रिक्स बी ए, प्रोडक्ट मैट्रिक्स बी ए। अरे यहां देख सकते हो ये रही मैट्रिक्स बी, ये रही ए, बी ए मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया, किसके लिए एस ओ टी के लिए, जो कि सत्य है बी क्रॉस ए, हमारे पास के क्रॉस एन आंसर आएगा, और के क्रॉस एन का मतलब आर है वो के और जे है वो एन तक आएगा, और यही हमारे पास आंसर है। तो हम बोल सकते हैं सो हेंस, बस हो ही गया, थ्योरम ही प्रूफ हो गया भाई, ये हमारे पास थ्योरम ही प्रूफ ही हो गया। अगर इसके ज़्यादा और चाहो तो आप लिख सकते हो हेंस, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें एस ओ टी ऑपरेशन के लिए, ठीक है, तो ये कितनी आ गई हमारे पास बी ए, ये आ गई हमारे पास बी ए, या चाहो तो इसे इक्वल इक्वल अलग अलग लिख सकते हो, मैट्रिक्स ऑफ एस ऑपरेशन से मैट्रिक्स ऑफ स्मॉल टी, चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इसके बीच में कुछ मत लिखना, मैट्रिक्स ऑफ एस इंटू मैट्रिक्स ऑफ टी, या आप इतना इसे छोड़ सकते हो, या आप इसे इतना छोड़ सकते हो। तो ये हमारे पास एक थ्योरम थी जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे पास वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थी, इसके अंदर हमें समझने की दृष्टि से बहुत कुछ समझने को मिलने वाला था, है ना। तो कैसे हमने ए निकाला है, बी निकाला है, बी ए करके देखो हमारे पास वापस यही आएगा। तो हमने बोल दिया कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद एस ओ टी इज बी ए, ठीक है। तो ये हमारे पास एस ओ टी एक मैट्रिक्स थी जो बी ए जैसा कुछ आ गया था। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी, आपने देखा होगा बिल्कुल हमने स्टेप बाय स्टेप से छोटी छोटी माइनर चीज़ें भी इसके अंदर समझाने का पूर्णतया प्रयास किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये थ्योरम थी, एग्जाम की दृष्टि से ये थ्योरम हमारे पास इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये थ्योरम हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे थ्योरम्स नंबर 2 जो हमारे पास एग्जाम की दृष्टि से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लिखते हैं एक थ्योरम्स नंबर 2, तो आप हेडिंग डालिए नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 जो हमारे पास जेपीएच की बुक में सेम पेज थी, मैंने बताया था ना,
कितने नंबर पेज पे थी हमारे पास जेपीएस की बुक में पेज और थ्योरम्स नंबर उसी के आगे 12.3 थ्योरम है 12.3 वही पेज 391 के ऊपर। अब देखिए हमारे पास ये नेक्स्ट थ्योरम है जो हमारे पास जेपीएस की बुक में पेज 391 के ऊपर है, थ्योरम 12.3 और ये भी हमारे पास एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, ये भी हमारे पास एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इस थ्योरम में हमारे पास क्या कह रहा है, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग वी से वी। अब हो सकता है इसमें ऐसे भी दे दे कि लेट कैपिटल वी बी ए वेक्टर स्पेस, लेट कैपिटल वी बी ए वेक्टर स्पेस। हमने इस बुक में नहीं लिखा, आप एग्जाम में आपको लिख के दे सकता है क्योंकि इस कैपिटल वी को कहीं नहीं बताया। ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है और आपको पता है वेक्टर स्पेस हमेशा किसके लिए होता है, ओवर ए फील्ड एफ। लेट कैपिटल वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, ओवर ए फील्ड एफ। देन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग वी से वी इज इन्वर्टेबल। और मेरे हिसाब से आपको इन्वर्टेबल का मतलब अच्छे से पता होगा। इफ एंड ओनली इफ, आपको पता है इस इफ एंड ओनली इफ को ऐसे भी लिख सकता है, इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स ऑफ टी, मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू सम बेसिस, रिलेटिव टू सम बेसिस कैपिटल बी ऑफ वी इज इन्वर्टेबल, इज इन्वर्टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस इन्वर्टेबल शब्द का मतलब क्या होता है, नो चेंज। यस, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट के अंदर हमारे पास चेंज नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना, इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको ऐसे भी दे सकता है और इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको ऐसे भी दे सकता है। तो दोनों एक ही बात है, बस इसके अंदर हमने कैपिटल वी को और बता दिया कि ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ना भाई। इसके अंदर हमने ये बता दिया कि ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। तो हम इसे सुनहरे शब्दों में लिखेंगे तो देखो साथ साथ याद भी हो जाएगा, लेट कैपिटल वी बी, ताकि इसका रिजल्ट या स्टेटमेंट हम आगे काम में लेंगे। लेट कैपिटल वी बी ए वेक्टर स्पेस, लिखिए मेरे साथ साथ वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, ओवर ए फील्ड एफ, ओवर ए फील्ड कैपिटल एफ। देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then a linear transformation, then a linear transformation या शॉर्ट में LT लिख सकते हैं, T बिलोंग V से V, T बिलोंग V से V इज इन्वर्टेबल, इज इन्वर्टेबल, इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ, या हम डबल भी लिख सकते हैं, चाहे तो पूरा लिख लीजिए इफ एंड ओनली इफ या आई डबल एफ। मैट्रिक्स ऑफ टी, मैट्रिक्स ऑफ टी, मैट्रिक्स ऑफ स्मॉल टी रिलेटिव टू सम बेसिस, रिलेटिव टू सम बेसिस बी, रिलेटिव टू सम बेसिस कैपिटल बी ऑफ वी इज इन्वर्टेबल, कैपिटल बी ऑफ वी इज इन्वर्टेबल। ये हमारे पास एक थ्योरम है। इन्वर्टेबल अपने आप में ही नाम से स्पष्ट है, चेंज नहीं होना चाहिए। इन्वर्टेबल हमारे पास नाम से ही स्पष्ट है, चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे चेंज नहीं होना चाहिए भाई, जैसे मान लो हमने ऐसे बोल दिया कि कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है हमारे पास f बिलोंग x टेस्ट टू y, तो आपको पता है ये किस प्रकार से होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब मैं अगर f को इधर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा f इनवर्स y टू x। ठीक है, अब ये अगर हमारे पास सेम होगा तो f और f इनवर्स हमारे पास बराबर होंगे। अगर बराबर हो गए तब तो हम बोलेंगे ये इन्वर्टेबल है, अगर बराबर आ गए तो हम बोलेंगे ये इन्वर्टेबल है, यानी नो चेंज, यानी नो चेंज।
ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, अब जैसे अक्स टू अक्स भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, अक्स टू अक्स आ जाएगा। बट ये इन्वर्टेबल तभी होगा जब एफ और एफ इनवर्स से बराबर होंगे। यहाँ क्या दे रखा है, टी बिलोंग वी टू वी, तो क्या हो जाएगा इधर जाके ये टी इनवर्स बिलोंग वी टू वी। तो ये इन्वर्टेबल कब होगा, जब हमारे पास टी और टी इनवर्स से बराबर आ जाए। या दूसरा तरीका है टी और टी इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी आ जाए। बहुत पुराना तरीका है 12th क्लास का, कि अगर हमें एक मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स ए है, उसके उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और वो आई आ जाए, यानी इकाई मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, या वो हमारे पास चाहे उल्टा करके देख लो ए इनवर्स और ए आ जाए, तो वो हमेशा वो मैट्रिक्स क्या होगी, इन्वर्टेबल होगी। तो हमेशा वो मैट्रिक्स क्या होगी, इन्वर्टेबल होगी। तो ये हमारे पास इसके अंदर इन्वर्टेबल शब्द का मतलब होता है। इसके अलावा देखिए एक शब्द है जो इस पूरी थ्योरम को ही घुमा के रख देगा, वो थ्योरम है हमारे पास इफ एंड ओनली इफ, है ना भाई। वो थ्योरम है हमारे पास इफ एंड ओनली इफ, जिसे शॉर्ट में हम आई डबल एफ कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में आई एफ एफ कहते हैं, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, पहले लेफ्ट मानिए राइट को प्रूफ कीजिए, फिर कन्वर्सली राइट मानिए और लेफ्ट को प्रूफ कीजिए। तो आज के इस लेक्चर्स में हमारे पास इतना ही काफ़ी है, लगभग 1 घंटा हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इस थ्योरम्स को आते ही कंप्लीट करेंगे, ताकि ये भी एग्जाम की दृष्टि से देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ तक ये ऐसा का ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे मैं डायरेक्ट इसको समझाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं इन्वर्टेबल आपको बता चुका हूँ, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, लेफ्ट को मानिए राइट प्रूफ कीजिए, फिर कन्वर्सली राइट को मानिए और लेफ्ट को प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। अपना लेक्चर्स कंटिन्यू रखिए, ताकि एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम को आप बहुत ही बेसिक से सीख सकें, ठीक है भाई।